नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद अपने इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं, क्लास को आगे लेकर चलेंगे और पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। हमारे साथ मॉन्स्टर जुड़ चुके हैं। अरे वाह, मॉन्स्टर अजय, राहुल, अरुण, आशीष, अंजलि, राम, नवीन, कुसुम, ये सारे बच्चे, मुस्कान, ये सब बच्चे जुड़ चुके हैं और गगन जी भी आ चुके हैं, प्रवीण जी भी आ चुके हैं। तो चलिए अब सेशन को शुरू कर लेते हैं। एक बार बताइए आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर हाँ तो फटाफट से बताएं और नहीं तो भी फटाफट से बताएंगे। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि मेरी जो आवाज है आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। तो भाई राम राम दोस्तों, चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था न्यूट्रिशन। ठीक है, हाँ, हमने शुरू किया था टॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर यानी पोषण में मैं आपको पढ़ा रही थी किसके बारे में? हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों आपका एक टॉपिक जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कलर दिख रहा है ना अच्छे से, है ना? येलो कलर दिख रहा है ना? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई? कार्बोहाइड्रेट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो कलर्स हैं वो थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे हैं। एक सेकंड, चलिए आइए तो बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो मैंने पिछली क्लास में, कल की क्लास में आपको बताया था कि जब हम पोषक पदार्थों की बात करते हैं तो पोषक पदार्थों में आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए भाई बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? तो हम लोग बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये शर्करा के अणु होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? प्रीतम, जो आपको समझ नहीं आता है आप उसको बताएं बेटा, ठीक है? और अच्छे से फिर एक बार क्लास को देखें तो मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको चीजें हैं वो समझ में आएंगी। क्लियर? चलिए ठीक है। क्लास की क्लियरिटी में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ? क्लास की क्लियरिटी में क्या दिक्कत आ रही है? बोर्ड आपको दिख नहीं रहा, कैमरा लाल दिख रहा है। देखो मैं आज स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ बेटा, और स्टूडियो के अंदर जो कैमरे की सेटिंग है वो थोड़ी सी है इस तरीके की कि हल्का सा यहाँ पे आपको दिखेगा रेडनेस थोड़ी सी दिखे। ठीक है, चलिए खैर ऐसा समझ लीजिए कि मैडम आज टमाटर वमाटर खाकर क्लास ले रही हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई? तो बताओगे ये शर्करा के अणु है। क्लियर? ये शर्करा के अणु है। जितनी भी आप लोग मीठी चीजें खाते हैं बेटा, है ना, वो सब क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। शुगर, जानते हो ना शुगर? आप कोई भी फल खाएं वो मीठा है तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से। आपने कोई भी अनाज खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट। आप दूध पिया, दूध में जो हल्की मिठास होती है तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शर्करा के अणु। तो हम लोग बताएंगे दीज आर शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज आर शुगर मॉलिक्यूल। तो कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी के अंदर शर्करा के अणु क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इन बायोलॉजी शुगर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, शुगर मॉलिक्यूल को किस नाम से जाना जाता है? शर्करा के अणु को क्या कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेटों को ही हम शर्करा के अणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है मैम ये कैसे बनते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाए तो कैसे बनते हैं? तो आप लोग बताते हो कि ये कार्बन, प्यारे दोस्त कार्बन जानते हो ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी जानते हो, और ऑक्सीजन के अणु है, ये भी याद रखना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट या वो बनाते हैं शर्करा। तो इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा के अणु हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक है मैम, मेरी मम्मी को आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है भैया। सरोज जी, मम्मी जी को प्रणाम कहना, शुक्रिया कहना और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ये उम्मीद करना। ठीक है, चलिए तो ये क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं। तो ऐसे भी आ जाता है पेपर में
कि कार्बोहाइड्रेट किस किस के अणु होते हैं, यानी कौन कौन से अणुओं को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। तो 3 अणुओं को आपको मिलाना पड़ेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बताएंगे दीज आर मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मुद्दा ये है कि कितनी मात्रा में हम कार्बन ले लें या कितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन ले लें और मिलाकर बना दे कार्बोहाइड्रेट को, या हमें कुछ फिक्स अमाउंट में लेना होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कितना ही कार्बन ले आओ, कितना ही हाइड्रोजन ले आओ, कितना ही ऑक्सीजन ले आओ और मिला दो और बन गए कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं है। आपको फिक्स अमाउंट लेना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यहां पर तीसरा पॉइंट पूछा जाता है अनुपात, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को कितने अनुपात में मिलाया जाए जो कार्बोहाइड्रेट बन जाए। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए रेशियो भी पूछा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको कई एग्जाम्स में पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सही अनुपात क्या होता है। तो अनुपात यहां पर जब देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों का जो सही अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। मतलब 1% में कार्बन लेना है, 2% में हाइड्रोजन लेना है और 1% में ऑक्सीजन लेना है। तो रेशियो बन जाता है 1:2:1। तो जहां ये रेशियो दिखे उसको टिक करके आ जाना कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए कितना अनुपात, कार्बन हाइड्रोजन का कितना अनुपात चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि भैया ये अनुपात चाहिए। ठीक है। एक बच्चा क्या कह रहा है शायद कि मैडम आप लाल कलर की दिख रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो गुस्से की क्या बात है बच्चा इसमें, ये बताओ, इसमें गुस्से की क्या बात है। स्टूडियो कैमरे की क्वालिटी है, अलग अलग क्लास में कैमरा लगा हुआ है, अलग अलग क्वालिटी है उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं। आज लाल दिख रही हूँ, पढ़ लीजिए, कल नॉर्मल भी दिख जाएंगे। ठीक है। तो आपका जो मेन मोटिव है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। वॉइस डबल डबल आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे फिर। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए फिक्स रेशो होना चाहिए। 1% में अगर कार्बन है तो डबल उसका हाइड्रोजन होना चाहिए और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन, यानी 1% में ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो एक बात और याद रखना, सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र लिखवाती हूँ। ये भी पेपर में आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को बनाएंगे तो इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कौन कौन से 3 एलिमेंट चाहिए कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। नो मैम सही है, नो मैम सही है, वॉइस ठीक है, बहुत अच्छा। तो बेटा वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब देखो, तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी मैं आपको बता चुकी हूं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप बताते हो CnH2nOn। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। यानी कि कार्बन चाहिए हमें, फिर उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन चाहिए और जितना कार्बन चाहिए उतना ही हमें ऑक्सीजन चाहिए। एन यहां पर नंबर है, एन यहां पर कोई नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं ग्लूकोज, अगर मैं कहूं ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो भाई कार्बन एन यहां पर क्या है 6 है, तो अलग अलग हो सकते हैं सब में नंबर। तो कार्बन यहां पर क्या है 6 है और कार्बन का जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन। जैसे यहाँ 2n है तो जितना कार्बन होगा उसका डबल होता है हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 12, और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन होता है। अगर कार्बन 6 है तो ऑक्सीजन भी 6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, CnH2nOn। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट काम क्या करते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्यों खाए जाते हैं, ये क्या करते हैं हमारे शरीर में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की बात करते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात करते हैं, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं, या
कौन से पोषक पदार्थ हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। क्लियर? तो प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अच्छा, जब आप लोग मैच देखते हो, कितने बच्चों को क्रिकेट मैच पसंद है या कोई भी मैच पसंद है? जब आप लोग टीवी में मैच वगैरह देखते हो तो क्रिकेट मैच में आप देखते हो ना, एक बच्चा क्या कह रहा है प्रीतम कि मैम आप बायो पढ़ा रही हो केमिस्ट्री। बेटा ये चीजें आपको पूछी जाती हैं बायोलॉजी के अंदर ही, कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से एलिमेंट से बना होता है, तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बट बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या करते हैं बेटा, आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में ना ब्रेक होता है, ड्रिंक ब्रेक होता है। ड्रिंक ब्रेक में क्या करते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्योंकि वो लगातार छक्के चौके मारते हैं, जो बॉलर्स होते हैं वो लगातार बॉल करते हैं, तो वो थक जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होती है। तो उनको दोबारा से एनर्जी देने के लिए क्रिकेट मैच में क्या होता है, ब्रेक होता है। उसमें वो क्या करते हैं, कोई भी फलों का जूस पीते हैं, कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, केला खा लेते हैं, कोई भी फल, कोई भी चॉकलेट खा लेते हैं। तो मतलब उनसे उन्हें क्या मिलता है, उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। वो दोबारा से नए ओवर को फेंकने के लिए, दोबारा से छक्का मारने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाकर तुरंत आपके ब्लड में मिलते हैं और तुरंत आपको एनर्जी देते हैं। तो इसीलिए जब आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए ना, तो बेटा आपको क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, ड्रिंक ब्रेक होता है, जब आप लोग देखते हो कोई भी मैच या क्रिकेट मैच कोई भी। ठीक है, अब देखो कई बार अभी एनर्जी ड्रिंक भी चल रही है, स्टिंग। आजकल तो जो घरों में काम करने वाले मिस्त्री होते हैं ना प्यारे दोस्त, ठीक है, घरों में काम करने वाले जो मिस्त्री होते हैं या कोई भी कारपेंटर वगैरह, वो भी बीच बीच में स्टिंग पीते रहते हैं। स्टिंग देखते हो ना, स्टिंग, एक स्टिंग जो तुम्हें दे डबल जबरदस्त एनर्जी। तो मतलब ऐसे ऐड आते हैं, तो वो जो स्टिंग वगैरह होती हैं वो एनर्जी ड्रिंक होती हैं, उनको पीने से भी हमारे अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे टीचर्स भी कई बार लंबी क्लास लेते हैं, 12-12 घंटे की क्लास, उस दौरान कभी कभी वो भी स्टिंग पी लेते हैं जिससे एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी का सोर्स होते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसीलिए आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं कि मैम कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनके बारे में आपको पूछा जाएगा कि इनकी यूनिट क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई चीज कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए एक यूनिट होती है, उस यूनिट को कहते हैं सेकेराइड। तो पेपर में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सेकेराइड। मतलब जिसके नाम के पीछे आपको सेकेराइड नजर आ जाए, समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट है, समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट। जैसे अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप। तो कार्बोहाइड्रेट को, मैम उसको पानी नहीं पीना चाहिए, पानी थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी नहीं देगा, पानी एनर्जी नहीं देता, पानी तो डिहाइड्रेशन को दूर करता है, शरीर में पानी की कमी को दूर करता है ना। लेकिन जब हम लोग देखते हैं, अच्छा आदित्य बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम लोग फलों का जूस पीते हैं तो फलों के जूस में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं कई बार हम, है ना। तो विजय बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। चॉकलेट वैसे तो अनहेल्दी होती है लेकिन क्योंकि मीठी है उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो वो एनर्जी देती है तुरंत। ठीक है, क्लियर? सुधा आपका कमेंट आता है मेरे पास। चलिए तो भाई अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अब हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं, है ना। तो मैंने लिख दिया कार्ब्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबा हो जाता है तो इसको शॉर्ट में हम कार्ब्स भी बोलते हैं। तो कार्ब्स के प्रकार क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, क्लियर? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं भाई 2 प्रकार के। क्लियर? चलो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं, आप लोग बताते हो, सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल। ठीक है, एक होते हैं बेटा सिंपल, सरल। क्लियर? और एक होते हैं प्यारे दोस्त, जब सरल हैं तो दूसरे जटिल होते होंगे, तो बिल्कुल दूसरे हो जाते हैं जटिल, दूसरे हो जाते हैं दोस्त जटिल।
तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो सिंपल होते हैं मैम, इनको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। बिल्कुल, तो सिंपल जो होते हैं इनको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से होते हैं? तो एक हो जाते हैं मोनोसेकेराइड। मोनो देखो नाम के पीछे आ रहा है ना सेकेराइड, तो समझ जाना कि ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, सिंपल में कौन कौन आते हैं? एक तो मोनोसेकेराइड आते हैं, मोनोसेकेराइड। तो कभी भी आपको पूछे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, तो सिंपल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोनोसेकेराइड और एक होते हैं डाइसेकेराइड। डाई, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो दूसरे हो जाते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे डाइसेकेराइड। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल और प्यारे दोस्त आप बताते हो कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल दो तरीके के, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। क्लियर? अच्छा मैम, जब जटिल की बात करते हैं तो जटिल भी दो तरीके के, जटिल भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ओलिगोसेकेराइड, पहले हिंदी में लिख देती हूँ, है ना, पहले लिख देते हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो इनके नाम के पीछे भी देखो सेकेराइड आ रहा है, तो आपने समझ लिया कि सेकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सेकेराइड होती। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक पीना सही है बेटा, बहुत ज्यादा पीना बिल्कुल गलत है। एक दो दिन या एक दो बार पी ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बार पीना बहुत गलत है। ठीक है, क्लियर? चलो, ओलिगोसेकेराइड होते हैं और दूसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। क्लियर? पॉलीसेकेराइड, तो दूसरे हो जाते हैं पॉलीसेकेराइड। क्लियर? चलो, तो अब आप लोग देखोगे कि ये हो जाते हैं ओलिगोसेकेराइड जो कि आपके किस में आते हैं? जो कि आपके कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और दूसरे हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड भी किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के कॉम्प्लेक्स टाइप्स के आपके कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? चले आगे, तो चलिए अब हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे कि जो सिंपल है, सिंपल में जो मोनोसेकेराइड है, यहां से क्वेश्चन आता है, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और ये डाइसेकेराइड, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। मैम ओलिगोसेकेराइड, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैम पॉलीसेकेराइड, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। इनके बारे में बेटा, स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो पीते हैं ना, वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते, स्टिंग वगैरह नहीं पीते, वो फ्रूट नेचुरल सोर्सेज लेते हैं, वो फ्रूट जूस पी लेते हैं, जो कि अच्छा है, खतरनाक नहीं है। या वो जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं वो टेस्ट होकर आती है, उनमें एकदम एक्यूरेसी होती है सारे अमाउंट्स की, तो ऐसा नहीं है वो हानिकारक होते। स्टिंग वगैरह थोड़ी सी ये लो क्वालिटी की है, जो आपकी किडनी वगैरह पर इफेक्ट डाल सकती है, तो वो टेस्टेड होती है सारी की सारी, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे मैडम चाय, देखो चाय हम जैसों के लिए एनर्जी का काम कर देती है, क्योंकि उसमें दूध है, चीनी है, तो वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय कॉफी वगैरह। चलिए आइए, अब हम चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड से। देखो मोनोसेकेराइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मोनोसेकेराइड, मैम ये क्या काम करते हैं, कैसे बने होते हैं, ये पूछा जाता है। मोनोसेकेराइड समझना इनको, ठीक है? मोनोसेकेराइड, देखो मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है दोस्त? एक। कहीं भी आपको मोनो वर्ड दिखाई दे तो मोनो का मतलब होता है एक, एक, है ना? और सेकेराइड मैंने अभी बताया, ये शुगर या शर्करा होती है। भाई कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाते हैं। तो कभी भी आपको पूछे कि मोनोसेकेराइड किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा का केवल एक अणु होता है, इनमें शर्करा का केवल एक अणु होता है। तो आपको पूछा जाएगा मैम बुक में तो कार्बोहाइड्रेट, बेटा देखो कई बार क्या होता है कि जब आप इन चीजों को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर आपको डाइसेकेराइड और ओलीसेकेराइड, इनको बुक्स में एक ही टाइप का दिया हुआ होता है, मतलब डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड सेम है, ऐसे दिया हुआ होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एनसीईआरटी में डिटेल में जाते हो, तो तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों सिंपल के पार्ट होते हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स या जटिल के पार्ट हैं।
तो इसीलिए ओवरऑल जब आप देखोगे तो 4, वैसे तो 2 हैं आप लोगों के मेन टाइप, लेकिन इनके एग्जाम्पल देखो तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए कई बुक्स में आपको मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड को एक साथ दिया होता है और एक पॉलीसेकेराइड, इसीलिए 3 हो जाते हैं। एक ये हो गए और 2, 3 हो जाते हैं। लेकिन आपको जब डिटेल में पढ़ना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली तो ये पढ़ना है, नए अपडेटेड पैटर्न पर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, चलो तो मोनोसेकेराइड कौन होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये शर्करा के अणु होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये शर्करा के केवल एक अणु होते हैं। तो कभी भी पूछा जाए ये शर्करा के एक अणु होते हैं, एक अणु, तो जहां पर शर्करा के एक अणु होते हैं, तो जहां पर शर्करा का एक ही अणु पाया जाए वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कहते हो उनको कहा जाता है मोनोसेकेराइड। यहां लिख दो, ये शर्करा के एक अणु होते हैं, तो लिखेंगे दीज आर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। नाम से मैंने बता दिया था, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये शर्करा के कितने अणु होते हैं, केवल एक अणु, मतलब इनमें शुगर का केवल एक ही अणु होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलो दूसरा, मैम इनका टेस्ट पूछा जाता है। जब हम इनको टेस्ट करते हैं, जब हम इनका स्वाद लेते हैं तो ये कैसे लगते हैं, तो दोस्तों स्वाद में मीठे लगते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में, मीठे। ठीक है, इनका टेस्ट होता है स्वीट लगते हैं आपको, मीठे लगते हैं स्वाद में। अच्छा मैम, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, पानी के साथ, वाटर के साथ ये क्या रिएक्शन दिखाते हैं, तो जब आप इनको पानी में डाल दोगे ना, जब आप इनको जल में डाल दोगे तो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। तो आप लोग लिखोगे जल में घुलनशील होते। क्या होते हैं भाई, जल में घुलनशील, पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। जैसे पानी में आप चीनी डाल दो तो पूरी तरीके से घुल जाती है, तो मोनोसेकेराइड पानी में घुलनशील होते। ठीक है, तो आप बताते हो वाटर सोल्यूबल होते। कैसे होते हैं दोस्तों, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां हमने देखा कि मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें केवल शर्करा का एक अणु होता, एक मॉलिक्यूल होता। ठीक है, और इनका स्वाद कैसा होता है, मीठे लगते हैं, रसगुल्ले के जैसे मीठे लगते हैं। अंकित बेटा बिल्कुल। और अब आपने देखा कि इनको पानी में डाल दें तो कैसे लगेंगे, पानी में डालें तो कैसे लगते हैं, पानी में घुल जाते हैं पूरी तरीके से। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, जैसे चीनी घुल जाती है, वैसे ये घुल जाते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ हम लोग कि मैम ये जो मोनोसेकेराइड है इनके उदाहरण बताइए, क्योंकि पेपर में इनके एग्जाम्पल आते हैं। कौन सा छांटने को आता है, कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, तो बेटा इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है ग्लूकोज, मैं जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का मोनोसेकेराइड। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में पॉइंट्स आते हैं कि ग्लूकोज किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हो ग्लूकोज को कहते हैं हम लोग ब्लड शुगर। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर। इसको हम लोग कहते हैं रक्त शर्करा। तो ग्लूकोज को हम लोग रक्त शर्करा कहते हैं दोस्त, क्योंकि आपके रक्त के अंदर ही ये बह रहा होता है ग्लूकोज। आपके रक्त में, आपके ब्लड के अंदर कौन सी शुगर है, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है रक्त शुगर। दूसरा, ग्लूकोज के बारे में एक और पॉइंट है जो आपको पूछा जाएगा कि ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं। इसी को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं, तो इसी को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। ठीक है, तो बताओगे नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, नोन एज सेल्यूलर फ्यूल। ठीक है, सेल्यूलर फ्यूल इसको कहा जाता है, यानी आपकी कोशिकाओं का ईंधन है ये। आपकी कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ही जलाकर एनर्जी देती हैं आपको, ऊर्जा देती हैं आपको। तो आपके ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोज है बह रहा है, आपकी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है और कोशिकाएं फिर आपको एनर्जी दे, आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ग्लूकोज। दूसरा एग्जाम्पल है भाई फ्रक्टोज। कभी भी पूछे कि फ्रक्टोज क्या है, तो आप बताओगे कि फ्रक्टोज जो होता है ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज भी एक तरीके का क्या है प्यारे दोस्त, आप बताकर चलते हो मोनोसेकेराइड है। अच्छा, फ्रक्टोज से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि फ्रक्टोज को हम लोग फलों की शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है भाई, फलों में, तो फलों के अंदर मिलता है, इसीलिए इसको
फलों की शर्करा कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे फलों की शर्करा कहते हैं। तो इसको हम लोग फलों की शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज को नोन एज फ्रूट शुगर, इसको कहा जाता है भाई फ्रूट शुगर, ठीक है। तो इसको हम लोग फलों की शर्करा कहते हैं, जो फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज जो होता है ना दोस्त, ये फलों में पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा ये आप लोगों का क्या होता है, शर्करा है। तो लिखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है बेटा, ये सबसे मीठी शर्करा, क्लियर। तो प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी शर्करा है ये दोस्त, क्लियर। तो यानी कि ये स्वीटेस्ट शुगर होती है। तो आप लोग बताओगे नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है बेटा, ये क्या है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर, मतलब नेचर ने ही इसको बड़ा मीठा बनाया है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है प्यारे दोस्त ये। अब एक बात बताओ मुझे, आप जब फलों को खाते हो तो फलों में चीनी मिला के खाते हो क्या? तो कहोगे नहीं मैडम, हम कहाँ फलों में चीनी मिलाकर खाते हैं, हम तो फलों को ऐसे ही खाते हैं, फल बहुत मीठे लगते हैं। आम खा लो, आम कितना मीठा होता है, जो गर्मियों के मौसम में आम आता है, ठीक है। केला खा लो, केला मीठा होता है। मतलब फलों में जो मिठास है ना, वो इसी की वजह से होती है। तो ये नेचुरली, नेचर ने इसको बहुत मीठा बनाया है। फल अपने आप नेचुरली मीठे होते हैं, कोई उनके अंदर छिलका उतारकर चीनी मिलाकर थोड़ी पेड़ पर टांग आता है कि भाई अब देखो ये फल बहुत मीठा लगेगा। आजकल होने जरूर लगा है, आजकल इंजेक्शन जरूर लगने लगे हैं फलों को मीठा करने के लिए, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन नेचुरली तौर पे जो फ्रूट्स मीठे होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, फ्रक्टोज की वजह से। तो अब आगे बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। एक और पॉइंट कि ये जो फ्रक्टोज होता है ना प्यारे दोस्त, ये शहद में भी पाया जाता है, ठीक है, शहद में पाया जाता है। तो ये शुगर किस में पाई जाती है, शहद के अंदर। अब शहद की तो बात ही अलग है, शहद तो खुद इतना मीठा होता है, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं फलों का नेक्टर, फूलों से रस चुराकर, तो भाई वो शहद इतना मीठा हो जाता है कि उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती। तो शहद देखो कितना मीठा है, नेचुरली बना है शहद, प्राकृतिक तरीके से बनाती हैं शहद मधुमक्खियां। तो भाई ये फ्रक्टोज शहद में भी होता है, तो ये हनी शुगर भी है, ठीक है, हनी शुगर है ना। हनी क्या कर रही हो, तो हनी शुगर है ये, समझ में आ गया, वो वाली हनी नहीं, ये हनी शहद की बात हो रही है। अब देखो यहां पर ये जो फ्रक्टोज होता है, इस फ्रक्टोज को आप लोग पढ़ेंगे कि ये शुक्राणु में भी पाया जाता है, यहां लिख रही, ये फ्रक्टोज किस में होता है, शुक्राणु के अंदर, ठीक है, शुक्राणु में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी शर्करा या कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्पर्म में पाया जाता है। तो ये जो होता है इसको स्पर्म शुगर भी कहते हैं हम लोग, इसको शुक्राणु की शर्करा भी कहते हैं, फ्रक्टोज। तो लड़कों में जो प्यारे दोस्त शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणुओं के अंदर जो न्यूट्रिशन पहुंचता है, ठीक है, उन शुक्राणुओं के अंदर जो न्यूट्रिशन पहुंचता है उसके अंदर भी क्या होता है दोस्त, यही होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा भाई, फ्रक्टोज होगा। तो इसको हम लोग प्राकृतिक शुगर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम ये जो फ्रक्टोज होता है, इस फ्रक्टोज के कारण ही शुक्राणु जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए इसको स्पर्म शुगर कहते हैं, ठीक। अब ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा है, तो मैम कुछ कृत्रिम रूप से भी मीठी शुगर आती होंगी जिन्हें हम आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो बिल्कुल आपको पेपर में पूछे कि कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी होती है, कृत्रिम मीठी शर्करा यानी कि ऐसी शर्करा जो कृत्रिम रूप से बनाई है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है। आर्टिफिशियली जो मीठी शुगर होती है वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियली स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो जब हम लोग आर्टिफिशियली लैब में बात करते हैं कि हमने बनाया है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये दो होती हैं, एक होती है प्यारे दोस्त सैकेरीन, ठीक है, एक होती है सैकेरीन। तो सैकेरीन एक शर्करा है बेटा जो कृत्रिम रूप से बनाई है और ये बहुत मीठी होती है, और दूसरी होती है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, ठीक है, दूसरी शर्करा का नाम है एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम। तो ये दोनों शर्कराएं बड़ी मीठी होती हैं दोस्त, है ना। जो आप घरों में चीनी इस्तेमाल करते हो ना, उन चीनियों से ये लगभग 200 और 300 गुना ज्यादा मीठी होती हैं। तो ये
लगभग 300 गुना ज्यादा मीठी होती है। किससे? जो आपके घरों में चीनी इस्तेमाल करते हो। आपके घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी के 300 चम्मच और इस सैकेरिन का 1 चम्मच ही काफी है, बराबर मिठास मिलेगी। तो घरों में जो आप चाय बना रहे हो, अब आपने चाय बनाई तो भैया घर वाली चीनी को डाल रहे हो, 300 चम्मच चीनी डाल दी। चाय अब जितनी मीठी होगी ना, उतनी मीठी चाय इसके 1 चम्मच से ही हो जाएगी। तो मतलब घरों में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं उससे लगभग 300 गुना मीठी होती है सैकेरिन। और एस्पार्टेम लगभग 200 गुना मीठी होती है, लगभग 200 गुना अधिक मीठी होती है। क्लियर? लगभग 200 टाइम अधिक स्वीट, अधिक मीठी जो होती है घरों की चीनी से, वो एस्पार्टेम होती है। तो इनका इस्तेमाल करते हैं केक में, आइसक्रीम में, या जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनके अंदर। समझ में आई बात? तो ये आप लोगों को चीजें यहां पर समझनी है। भाई आपको मैंने बताया कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। ये नेचर में मिलती है, अपने आप नेचुरली है। लेकिन जब हम बनाए, जो इंसानों ने बनाया है, लैब में बनाई है, ऐसी भी चीनी है, तो ये दोनों कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है ना? ये कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्कराओं की कैटेगरी में आती है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला एग्जाम्पल क्या है। अभी एक बच्चा फॉर्मूला पूछ रहा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, तीनों का एक ही फॉर्मूला भी लिखवाऊंगी। अब तीसरा एग्जाम्पल लिख लो भाई, मोनोसेकेराइड का गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, तो तीसरा फॉर्मूला है भाई गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज है ये भी एक तरीके का मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड के अभी तक हम 3 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। गैलेक्टोज, ठीक है, तो ये कुछ मात्रा में दूध में पाई जाती है। इसमें होती है कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, है ना? कुछ मात्रा में दूध में मिलती है दोस्त। दूध तथा ड्राई फ्रूट में मिलती है। ड्राई फ्रूट जानते हो? सूखे मेवे, जैसे काजू हुआ, किशमिश हुआ, सूखे मेवे में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि सूखे मेवों में और कुछ मात्रा में दूध के अंदर कौन सा मोनोसेकेराइड पाया जाता है, विच मोनोसेकेराइड फाउंड इन लिटिल अमाउंट इन मिल्क एंड ड्राई फ्रूट, तो बताओगे गैलेक्टोज। क्लियर? तो बताओगे इट इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट, है ना? स्मॉल अमाउंट में मिलता है दूध में। मैम दूध में ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? फिर ज्यादा अमाउंट में मिलता है लैक्टोज, अभी पढ़ोगे उसको। ठीक है, स्मॉल अमाउंट इन मिल्क। क्लियर? मिल्क एंड ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना आप लोग, उनमें मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से आपको चीजें याद रखनी है ना। मैम चुकंदर, चुकंदर तो एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो उसके अंदर फ्रक्टोज होगा। ठीक है, फ्रक्टोज होगा। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की, कि मैम जो मोनोसेकेराइड है, अभी तक इसमें आपने हमें 3 एग्जाम्पल करा दिए, चौथा एग्जाम्पल और बता दो। तो चौथे एग्जाम्पल पर हम जब जाते हैं तो डीएनए और आरएनए की शर्करा, डीएनए और आरएनए। अच्छा, डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो बताते हो पेंटोज शुगर या राइबोज शर्करा। ठीक है, डीएनए और आरएनए के अंदर पाई जाती है पेंटोज शर्करा। तो कभी भी पूछे कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, तो आप बताते हो पेंटोज शर्करा, या आप लोग बता सकते हो राइबोज शुगर या राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शर्करा। तो राइबोज शर्करा जो होती है ये भी आपका मोनोसेकेराइड में आता है। ठीक है, राइबोज शुगर। ठीक, राइबोज शुगर। तो डीएनए और आरएनए के अंदर भी जो शुगर पाई जाती है वो भी मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको बताती हूं फॉर्मूला, कि मैम कभी हमसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? तो चलिए अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा बेटा, अणुसूत्र। ठीक है, तीनों का अणुसूत्र, तीनों का एक ही अणुसूत्र है मेरे दोस्त। किस किस का? अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, क्लियर, बहुत बढ़िया मैडम। अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, चलो और भी बढ़िया, अगर हम लोग बात करें किसकी, फ्रक्टोज की दोस्त, तो इसका भी वही फॉर्मूला है। अगर हम बात करें गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज का भी वही फॉर्मूला है। ठीक है, गैलेक्टोज, इसका भी वही फॉर्मूला है। तो तीनों के एक ही फॉर्मूले हैं। क्या है मैम तीनों का फॉर्मूला? तो तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो तीनों का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है,
तीनों का क्या है मेरे दोस्त, एक ही फॉर्मूला है। ऊपर एलईडी बंद हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट नीचे देख रही हूँ, है ना। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है मैडम। हाँ जी, ये तीनों के यही है क्योंकि तीनों मोनोसेकेराइड है, तो ये भी मोनोसेकेराइड, ये भी, तो तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है। ऊपर एलईडी लगी थी वो बंद हो गई है, मैं यहाँ देख रही हूँ तुम्हारे कमेंट। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म बेटा मैं बता चुकी हूँ कोशिका वाले चैप्टर में। डीएनए की फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिखवा चुकी हूँ। ठीक है मैम, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो अभी अभी जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स बताए वो कुछ इस तरीके से कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो भागों में बांटा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मैंने बताए थे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। अभी अभी आप कर चुके हो सारी चीजें, है ना। चलो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें किन किन चीजों से मिल सकते हैं। तो देखो ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, फल खाइए, अनाज खाइए, नट्स खाइए, है ना, वेजिटेबल खाइए, मैंने बताया था दही पीजिए, ठीक है। और कोई भी आप लोग मटर खाते हो या कोई भी सब्जी, ब्रेड खाते हो, और भैया कोई भी फलियां खाते हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप कुछ खाते हो सबसे ज्यादा उनमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। हमारे भोजन में अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे भोजन के अंदर, हमारे भोजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला न्यूट्रिएंट, हमारे भोजन में सर्वाधिक या सबसे अधिक, ठीक है, सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा पोषक पदार्थ होता है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन होते हैं दोस्त, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमारे भोजन में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट्स आर ये तो याद करने वाला पॉइंट है, बस ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, अभी बताऊंगी इसको। सुक्रोज जो होता है, ठीक है, C12H22O11 अभी लिखवाऊंगी बेटा इसको, है ना। ये सुक्रोज का फॉर्मूला, और सुक्रोज को ही कहते हैं चीनी। अभी लिखवाऊंगी, अभी कंफ्यूज मत हो, लिखवाऊंगी इसको, छोड़ दो अभी इसको, लिखवाऊंगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड मोस्टली इन आवर डाइट। ठीक है, तो हमारी जो डाइट होती है ना उसमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। भाई हमने सब्जी खाई तो कार्बोहाइड्रेट, हमने दूध पिया तो कार्बोहाइड्रेट, हमने नट्स खाए, ड्राई फ्रूट्स का, बादाम काजू किशमिश तो कार्बोहाइड्रेट, हमने कोई भी फल खाया तो कार्बोहाइड्रेट, हमने चाय पी तो कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट ही भरे पड़े हैं हमारे खाने में सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो आओ अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भाई दूसरे टाइप की। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, मोनोसेकेराइड को कंप्लीट कर दिया। आज वो बात करते हैं किसकी, डाइसेकेराइड की। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग डाइसेकेराइड। दोस्तों अब पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड, तो भाई इनका क्या नाम है, डाई मतलब दो, और सेकेराइड मतलब शर्करा। तो ये शर्करा के दो अणु होते हैं, ठीक है ना। डाइसेकेराइड कौन होते हैं, जहां पर शर्करा के दो अणु पाए जाएं, क्योंकि डाई का मतलब होता है बेटा दो, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा या शुगर। ठीक है, तो जहां पर शुगर के दो मॉलिक्यूल होते हैं, अभी अभी बताया था, जहां शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है वो तो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड। नट्स क्या होते हैं बेटा, नट्स होते हैं जैसे आप खाते हो, पिस्ता खाते हो, बादाम खाते हो, काजू खाते हो, ये नट्स होते हैं। अखरोट खाते हो, ठीक है, क्लियर। बेटा सोर्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या कहा, सोर्स लिखना चाहते हो तो लिख लो। फल, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं फलों में, अनाज कार्बोहाइड्रेट है, चावल, चावल अनाज में ही आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सब सोर्स है बेटा, दूध, है ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। डीएनए की खोज का श्रेय मैंने आपको बताया था, फोल्डर आप लोगों को बताया था मैंने, मिशर थे, मिशर नाम के साइंटिस्ट, फ्राइडरिच मिशर, उन्होंने खोजा था। ठीक है, फ्राइडरिच मिशर। बेटा मैं बता चुकी हूँ कोशिका वाले चैप्टर में सारे पॉइंट आपके। चलो अब इधर देखो, तो लिखते हैं भाई पहला पॉइंट कि ये शर्करा के
दो अणु होते हैं, दो अणु होते हैं। ठीक है, तो ये शर्करा के कितने अणु होते हैं दोस्त? दो अणु होते हैं। तो बताएंगे दीज आर टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो ये शर्करा के कितने अणु होते हैं भाई? दो अणु होते हैं। क्लियर हो गया नाम से? चलो मैम इनका ये कैसे बनते हैं? तो दोस्तों ये मोनोसेकेराइड को जोड़ने से बनते हैं। जब आप इन दो मोनोसेकेराइड को आपस में जोड़ दोगे, मतलब ये है मोनोसेकेराइड, तो इनमें से कोई भी दो जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बनाते हैं डाइसेकेराइड को। तो डाइसेकेराइड का निर्माण दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है। तो बताओगे कि ये दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं, ये दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं दोस्त, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, से बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड कैसे बनते हैं? दो मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब बनते हैं। तो आप लोग बताओगे कि दीज आर फॉर्म्ड by joining of two monosaccharide। तो भाई ये दो मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना, ये कितने मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं? दो, तभी इनको कहते हैं हम लोग क्या? डाइसेकेराइड। अब मान के चलो कि भाई ये एक मोनोसेकेराइड है, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दोनों जुड़ गए, तो इन्होंने मेरा ये जो मुंह है, ये जो मेरा फेस है, ये बना दिया। इधर से एक मोनोसेकेराइड चिपक गया, इधर से एक मोनोसेकेराइड चिपक गया, अब बन गया डाइसेकेराइड। तो मतलब एक मोनोसेकेराइड इधर से, एक मोनोसेकेराइड इधर से, दोनों जुड़ गए, तो नमस्ते जी। तो ये नमस्ते जी नहीं है, ये है डाइसेकेराइड। तो जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाते हैं फिर डाइसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा होता था बबुआ, जरा बताओ, मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा होता था? जल्दी से बताओ। मैम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? बेटा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये आपके अनाजों के अंदर मिलता है, आपके सीरियल्स में मिलता है, अनाज जो होते हैं। ठीक है, क्लियर? जी हमारा कमेंट आपके पास नहीं पहुंच रहा है लवकुश जी, बिल्कुल पहुंच रहा है। क्लास नहीं चल रही? क्लास तो चल रही है बेटा, मैं भी देख पा रही हूँ सामने, क्लास तो चल रही है। ठीक, चलो तो इतना समझ में आया ना कि कार्बोहाइड्रेट ये डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनता है। जैसे आपने देखा ओरियो बिस्किट कितने बच्चों ने खाया है? ओरियो बिस्किट में एक बिस्किट ये है, एक बिस्किट ये है, बीच में क्रीम मिला देते हैं और दोनों बिस्किटों को मिलाकर बना देते हैं, एक बिस्किट बन जाता है। तो ऐसे ही आपका जो डाइसेकेराइड है वो दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनता है ना? अब मुझे एक बात बता दो सारे दोस्त कि मोनोसेकेराइड टेस्ट में कैसे थे, ये बताओ। मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा था? मीठा मीठा था, स्वीट था। तो इनका स्वाद कैसा होता होगा बताओ? इनके भी स्वाद के बारे में आपको पूछ ले तो इनका भी स्वाद कैसा होता होगा? भाई जब ये मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं तो मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, तो ये भी स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे मीठे होते हैं। क्योंकि आपको अगर मैंने कहा कि कोई मिठाई है वो चीनी से बनेगी, है ना, तो ये है, ये एक मिठाई है, ये मोनोसेकेराइड से बनी है। मोनोसेकेराइड कैसे? मीठे। तो जो मिठाई चीनी से बनेगी वो तो मीठी ही होगी। अगर आप कोई नमकीन मिठाई बना सकते हो चीनी से? नहीं, जहां चीनी डलेगी वो तो मीठा ही होगा। और प्यारे दोस्त ये किससे बने हैं? मोनोसेकेराइड से, तो मोनोसेकेराइड खुद मीठे हैं, तो ये भी कैसे हो जाते हैं? फिर मीठे हो जाते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब हम इनको पानी में डालते हैं, जब हम इनको जल में डालेंगे प्यारे दोस्त, जल में, है ना, पानी में डालते हैं तो क्या एक्टिविटी दिखाते हैं? तो जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील। क्योंकि मोनोसेकेराइड भी क्या थे? पानी में घुलनशील। मोनोसेकेराइड भी क्या थे? पानी में घुल जाते थे, तो ये भी हो जाते हैं सोल्यूबल। ठीक है, तो ये भी पानी में क्या हो जाते हैं दोस्त? सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड से बने हैं, वो भी पानी में घुलनशील थे, है ना। डबल मीठा हो गया, डबल। ठीक है मैम जी, मैंने और मेरी दोस्त ने खाया था बिस्किट। ठीक है बेटा, ज्यादा मत खाया करो, ठीक है। चलो अब देखो इधर, तो ये क्या होते हैं? पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मोनोसेकेराइड भी घुल जाते थे, उसी से बने हैं ये। अब एग्जाम्पल की बारी आती है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो भाई आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं।
यहाँ से बहुत ज्यादा उदाहरण आपको पेपर में आते हैं। तो जब हम मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज, पहला एग्जाम्पल होता है भाई सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। चलिए तो भाई सुक्रोज से पढ़ते हैं चीजें। जो सुक्रोज है ये क्या है? ये क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। तो आप कहोगे ये तो मोनोसेकेराइड है। मेरा कमेंट भी पढ़ लिया करो, ठीक है मोनू भाई जी, पढ़ लिया आपका कमेंट भी, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। यह तो मैम ज्यादा ही कुछ नहीं हो गया, लगता मीठा हो गया ठीक, अब इधर देखो। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो सुक्रोज होते हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये गन्ने की शर्करा है दोस्त। किसकी? गन्ने की। पेपर में पूछा गया है कि गन्ने की शर्करा किसको कहते हैं। तो जब आप गन्ना खाते हो, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं केन शुगर या शुगर केन शुगर, नोन एज शुगर केन शुगर, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुगर केन शुगर। मतलब इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं। गन्ना किस किस को पसंद है? मेरा तो बहुत फेवरेट, और मैं हूं भी ऐसे इलाके से जहाँ गन्ना होता है, मेरठ की तरफ से। मेरठ में गन्ना की खेती होती है और मैं अपने गांव जाती हूँ इसीलिए ताकि मैं गन्ने खा पाऊँ, और खासकर सर्दियों के मौसम, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गन्नों की छिलाई होती है, छोल लगी हुई होती है। तो अभी भी मैं कुछ पिछले से पिछले गई थी शनिवार को, तो मैं गन्ने भर कर लेकर आई थी गाड़ी में, और वो गन्ने मैंने खाए मजे से, और वो कल खत्म हो गए हैं। मेरा दिल बड़ा दुखी है कि गन्ने खत्म हो गए, क्योंकि जब भी मैं फ्री होती थी मैं गन्ने पर भागती थी। जैसे तुमने देखा है कुछ लोगों की आदत होती है, फ्री होते हैं सिगरेट के सुट्टे लगाते हैं। भैया मेरी आदत है कि गन्ना, जब मैं फ्री होती हूँ मुझे गन्ना खाने को दे दो, मेरे मजे आ जाते हैं। तो गन्ना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाँव में मेरे जाने का जो खुशी होती है ना, वो गन्ने लाने की होती है कि गन्ने खाएंगे, तो ये होती है। तो गन्ना अच्छा होता है वैसे, लेकिन ये गन्ने की शुगर है, ये गन्ने में पाई जाती है। और गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। कितने बच्चे जानते हैं कि गन्ने से चीनी बनती है? तो भाई इसे हम लोग चीनी भी कहते हैं, इसे चीनी कहा जाता है। जो आप अपनी किचन में चीनी रखते हो ना, वो यही है बेटा, यही है वो चीनी जो आप चाय में डालते हो, दूध में डालते हो, है ना। गन्ना खाया नहीं जाता, चूसा जाता है बेटा, वो तो आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जो घरों में चीनी खाते हो ना, है ना, वो घरों के अंदर जो चीनी खाई जाती है वो यही है, सुक्रोज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल शुगर। ये पेपर का क्वेश्चन है, नोन एज टेबल शुगर। ये पूछा गया है पेपर के अंदर, ठीक है। स्टार लगा लीजिए भाई, स्टार स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मैंने कहा आपको कि ये किस नाम से जानी जाती है? सुक्रोज को कहते हैं केन शुगर, गन्ने की शर्करा, है ना। क्लियर? चलो अब देखो, इसको कहते हैं गन्ने की शर्करा, यानी और इसी को चीनी कहते हैं टेबल शुगर। टेबल सोल्ट होता है एक नमक, खाने वाला नमक, उसको कहते हैं टेबल शुगर सोल्ट। खाने वाली चीनी टेबल शुगर। टेबल क्यों? क्योंकि ये सब डाइनिंग टेबल पर सर्व की जाती हैं। डाइनिंग टेबल पर चीनी आपको दी जा रही है तो टेबल शुगर हो गई, नमक दिया जा रहा है तो टेबल नमक हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी को हम लोग एलिफेंट शुगर भी कहते हैं, एलिफेंट शुगर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेंट शुगर। क्लियर? हाथी शर्करा भी कहते हैं, हाथी शर्करा। क्यों? क्योंकि हाथी को भी मेरी तरह गन्ना बहुत पसंद होता है, तो हाथी गन्ना बहुत खाता है, तो इसीलिए इसको एलिफेंट शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, गुड़ भी बनता है गन्ने से, बिल्कुल, गुड़ जैगरी बोलते हैं जिसको, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सुक्रोज के बारे में आपको इतना पढ़ना है। अब एक लास्ट पॉइंट और, सुक्रोज क्या है मेरे दोस्त, ये बताओ। एक मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है? तो आप कहते हैं सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है ना। मतलब एक मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, इनसे जुड़कर बना होगा ये सुक्रोज। तो कौन से दो मोनोसेकेराइड है जो इसको मिलकर बनाते हैं, ये पूछा जाता है। तो सुक्रोज जब बनता है ना, तो ये दो तरीके के किससे बनता है? जब सुक्रोज बनता है तो दोस्त दो तरीके के मोनोसेकेराइड इसको बनाते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि सुक्रोज का निर्माण कौन से दो मोनोसेकेराइड से होता है।
है ना। तो सुक्रोज जो बनता है इसमें एक मोलिक्यूल होता है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज तो हर जगह मिलेगा तुम्हें, है ना। एक मोलिक्यूल तो इसमें ग्लूकोज का होता है और दूसरा मोलिक्यूल इसमें फ्रक्टोज का होता है। तो मतलब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में मिला दिया जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब आपस में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, तो बनता है सुक्रोज। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है आपस में, है ना, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का मिला दिया तो मिलाकर बनाते हैं सुक्रोज। या सुक्रोज को जब गर्म करते हैं तो सुक्रोज किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाएगा आपको पेपर के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर से। मैम ये वाली जैकेट चाहिए, तो बेटा बिल्कुल सिलेक्शन ले लेना और सम्मान समारोह में आओगे ना जिस दिन, हक से मांग लेना कि मैम उस दिन इस क्लास में बताया था कि जैकेट दे दो, अब तो बिल्कुल आपको दे दूंगी बेटा, बिल्कुल दे दूँ। ठीक है, क्लियर। चलो अब आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे की कहानी। कल की क्लास में मैं डाइसेकेराइड से ही माल्टोज और आपको जो लैक्टोज होता है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। दूध की शर्करा और प्यारे दोस्त एक होता है माल्टोज, अनाजों की शर्करा, उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी, जिनको समझ में नहीं आ रही है बार बार कहती हूँ, पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा लगेगा कई बार कि नई नई चीजें आ रही हैं, तो बेटा जब एक दो बार उसको रिवाइज कर लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे ना, तो बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमें जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो हमें परफेक्ट बनाती है। तो शुरुआत में लगता है कि नई चीज़ है, फिर धीरे धीरे इतने एकदम परफेक्ट हो जाते हो कि फिर आराम से चीज़ों को कर लेते हो। ठीक है, चलो तो भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक, गन्ने लेकर आऊंगी बेटा, बिल्कुल लेकर आना गन्ने, बिल्कुल। ठीक, चलिए तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।